नमस्ते, आदाब। पसमानदा डेमोक्रेसी की इस खास पेशकश में हम आज मिल रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिनके कंधे पे न केवल सामाजिक बल्कि राजनीतिक जिम्मेवारियां भी हैं, जिसका निर्वहन वो बखूबी कर रहे हैं और लोगों के बीच जाके पसमानदगी के कारण और उसके निवारण पे खुल के बात करते हैं। हमारे बीच मौजूद हैं अशरफ अंसारी साहब, जो बिहार सरकार में अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैं और साथ ही इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो अल्पसंख्यक मोर्चा के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ हैं जो हम इन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे। सर, अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि हमारे दर्शक इसके बारे में जानें। जी, पसमानदा डेमोक्रेसी के सभी दर्शकों को मेरा आदाब, नमस्कार, सलाम। हम सामाजिक उसमें दिल्ली से लेकर के यूपी में, बिहार में सामाजिक स्तर पे काम करते रहे हैं और पार्टी में मैं जनता दल यू में काम करता हूँ। तकरीबन 20 वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ। साथ साथ पसमानदा आंदोलन का हिस्सा रहा हूँ। शुरुआती दिनों से इसमें काम करता रहा हूँ और जनप्रतिनिधि भी रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधि भी हम लोग रहे हैं और उसके बाद से अभी जो लगातार काम कर रहे हैं, उसके बाद से पार्टी ने हमको अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष का दायित्व दिया हुआ है, उसका अभी निर्वहन कर रहे हैं। तो जब बात आती है पसमानदा की, तो लोग आज़ादी के पहले की बातों को कम, लेकिन आज़ादी के बाद और ख़ास करके नीतीश सरकार द्वारा चलाई गई जो योजनाएं और जो की गई पहल है, वो एकाएक सामने आ जाता है और कई योजनाएं और प्रतिनिधित्व और पॉलिटिकल सोशल जो लोकेशन है उसमें किस तरीके से पार्टिकुलरली पसमानदा कम्युनिटी के लोगों को सेट किया जाता है, उनको तरजीह दी जाती है। इसके पहले भी राजनीति होती थी जिसमें माइनॉरिटी की बात होती थी, अल्पसंख्यक की बात होती थी और संख्यक के नाम पे वो सभी लोग जानते हैं कि किसकी नुमाइंदगी रहती है। तो आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जो मजबूती से तैयार है। आपको क्या समस्याएं आती है जनता के बीच में काम करने से? देखिए, कई सारे बुनियादी मसलों को हम लोग काम करते रहे हैं। जैसे 2015 में हम लोगों ने के रविंद्र भवन में एक कार्यक्रम किया था, जो पिछड़े मुसलमानों की संख्या भी बताए केंद्र। काफ़ी अखबारों में ये छपा हुआ था। पसमानदा महापंचायत हम लोगों ने किया था 2015 के नवंबर में रविंद्र हॉल में, और उससे पहले भी हमारी बहुत सारी मांगें रही हैं। पर आपने जो अभी बताया कि 2000 जो सरकार बनी 1990 से और 2005 तक जो सरकार थी लालू जी की और राबड़ी देवी जी की, उसमें थोक में मुसलमानों का वोट लिया जाता था। और देखिए, अब ये जातीय जनगणना हो गई है और अब केंद्र की तरफ से जातीय जनगणना हो रही है। लगभग 82% के आसपास जो पसमानदा मुसलमान हैं, पर राजनैतिक रूप से, सामाजिक रूप से उनकी और आर्थिक रूप से उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। और सामाजिक न्याय की जो लड़ाई की जो बात होती है, उसमें जो लालू जी, चाहे आरजेडी जो है और कांग्रेस है, तो इस तरह के सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां जो हैं, ये मुसलमानों का बात करती हैं, पर पसमानदा समाज के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। और जब सामाजिक न्याय की बात मुसलमानों में आती है, तो ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के सीने पे सांप लौटने लग जाता है। पर नीतीश कुमार जी ने जब सत्ता संभाली, नीतीश कुमार जी ने सभी समाज का जब वो देखा कि पसमानदा समाज के बच्चे जो है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं और तकरीबन 22 लाख बच्चे जो है स्कूल से बाहर थे और उसमें दलित समाज के भी थे। उन्होंने तालीमी मरकज़, टोला सेवक बना करके इनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। त्रिस्तरीय पंचायत में रिजर्वेशन देकर के इस समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। आपको मैं उदाहरण देना चाहता हूँ
जहाँ 300, 400, 500, 600 वोट जो है पसमानदा मुसलमानों के थे, वहाँ पर वो ग्राम प्रधान बन गया, मुखिया बन गया, जिला पार्षद बन गया 2006 में जब ये रिजर्वेशन लागू हुआ। और जो समाज कभी सोच नहीं सकता था कि पंचायत भवन पे जा कर के हम किसी कुर्सी पर बैठेंगे, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 26 जनवरी और 15 अगस्त को उनको झंडा फहराने का अधिकार दिया। इतना बड़ा सम्मान उन्होंने दिया। और इस समाज को आप देख लीजिए कि नौकरियों में रिजर्वेशन दिया। बहुत सारे हमारे जो लोग जो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचते थे कि हम डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, कभी डीएम बनेंगे, कभी एसपी बनेंगे, कभी बड़े ओहदों पे जाएंगे, थाना प्रभारी बनेंगे, वो लोग आज बिहार में भारी तादाद में पिछड़े मुसलमानों की जो लोग हैं, जो टीचर बने हुए हैं, और लाखों की तादाद में जो हमको लगता है कि अगर छोटा ब्लॉक के जो होता है जेई से लेकर के आपके और कर्मचारी हैं, हज़ारों की तादाद में पसमानदा मुसलमानों को जो नौकरी मिली है वो आगे बढ़े हैं। उसका नतीजा ये है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने प्रोत्साहन राशि दिया। जो मैट्रिक में जो फर्स्ट डिवीज़न में जो बच्चे पास होते थे, उनको लगा कि इनके माँ बाप के पास इतनी सलाहियत नहीं है, ये लोग ठेला लगाते हैं, ये लोग रेहड़ी लगाते हैं, ये छोटे किसान हैं, ये लोग बुनकर हैं, इनके पास इतनी पैसे इतनी सलाहियत नहीं है, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ें या मेडिकल डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ें या कोई और एग्ज़ाम की तैयारी करें। पर उन्होंने जो जैसे ही जो होनहार बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास करने लगे, उन लोगों को 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दिया। और उसके बाद से उसका नतीजा ये हुआ कि आप देखिए हज़ारों की तादाद में, और उसके बाद से 12वीं के बाद इंजीनियरिंग में और डॉक्टर में उन्होंने 4 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड दिया। इससे तो समाज में आमूल चूल परिवर्तन हुआ। और बच्चियों में तो उन्होंने पसमानदा समाज की, चाहे मुस्लिम समाज की जो बच्चियां हैं, वो तो स्कूल से बाहर रहती थी। उनको जैसे 7वीं 8वीं की जो पढ़ाई के बाद उनमें घर में बिठा दिया जाता था, या कितने घरों में तो उनको बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता था। वो बच्चियां आप देखिए, उनको जैसे साइकिल योजना से, पोशाक योजना से उनको पर लग गया, और वो जो है अपने ख्वाब को, उस ताबीर को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए वो लोग जद्दोजहद करने लगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बच्चियों को 10,000 प्रोत्साहन राशि दे करके उनके 12वीं तक के पढ़ाई को उनके माँ बाप के लिए आसान कर दिया। फिर 12वीं में जो फर्स्ट डिवीज़न आई तो 15,000 रुपया दे करके उनके ग्रेजुएशन को इस तरह से कर दिया। और फिर यहाँ तक कि क्रेडिट कार्ड 4 लाख रुपए का चला करके कि जो माँ बाप की जिसकी सलाहियत नहीं है, ये गरीब पसमानदा लोग, चाहे अल्पसंख्यक अगड़े समाज के लोग भी गरीब हैं, उन बच्चों को भी वो किया जाए। और उसके बाद 1 लाख से 5 लाख तक की योजना माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यक समाज के लिए बना दी। जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे कारोबारी हैं, कि वो लोग अपना जीवन यापन कर सकें। और आप देखिए कि ऐसी जो हज भवन में उन्होंने बीपीएससी के लिए, यूपीएससी की तैयारी के लिए होनहार बच्चों को कोचिंग करवा रहे हैं, मॉक इंटरव्यू करवाते हैं, और उसमें बहुत शानदार रिजल्ट आ रहा है, जिसमें अल्पसंख्यक समाज के साथ मतलब मुस्लिम में जो साधन संपन्न लोग हैं उनको तो हो ही रहा है। जो 82% पसमानदा मुसलमान के जो लोग हैं उनके बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और उनको माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो पीटी निकाल लेते हैं, जो प्रारंभिक परीक्षा पास कर जाते हैं, उनको 50,000 रुपये देते हैं उनकी तैयारी करने के लिए। देखिए उनकी सोच कहाँ तक है कि समाज को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने अति पिछड़ा समाज के लिए भी ऐसा किया है, दलित समाज के लिए भी ऐसा किया है। तो जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था कि गुरबा, मसाकीन, फ़ुकरा, जो कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद कीजिए तो अल्लाह ताला खुश होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी तो उस सारे बुनियादी मसले जो हैं, मुसलमानों का बड़ा हिस्सा पसमानदा का है, जो सरकारी आंकड़ों में आ गया है, और उसको तरजीह दे करके, उसको तक़वियत दे करके समाज की मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं। और उसका नतीजा आप देखिए, अंजुमन इस्लामिया हॉल, उसमें तो उनको जब लगने लगा कि इस समाज के
जजों में बहुत कमी है, मुस्लिम समाज के लोग जज नहीं बन रहे हैं। उन्होंने अलग से कोचिंग व्यवस्था जजों के लिए किया, और मैं पूर्णिया गया था, एक एक घर के 2 बच्चियों ने वहाँ पे पढ़ करके जज बनी हैं। इस तरह से सैकड़ों मिसाल हैं, जो सैकड़ों कहानियाँ हैं कि पर ये चीज़ जो है ये कोई कर सकता है तो मुस्लिम समाज में नीतीश कुमार जी किए हैं। न भूतो न भविष्य तो कहा जाता है, ऐसी कोई मिसाल नहीं है। इनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ भी दे रहे हैं, जो दूसरे लोग सिर्फ डरा करके और खौफ की सियासत करके जो इन समाज का वोट को ठग लेते हैं। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी उन्होंने इस समाज को कुछ नहीं किया, सिर्फ लॉलीपॉप देते रहे। और जब इलेक्शन आया उन्होंने इस्लाम को ख़तरे में डाल दिया। जो सो कॉल्ड मुस्लिम रहबर हैं, उन्होंने समाज इस्लाम को ख़तरे में डाल करके उनके वोट को ठगने का काम किया। और जब जैसे ही चुनाव ख़त्म हुआ, उनके किसी भी बुनियादी मसलों पे चर्चा नहीं हुई। ये तो रही मुख्यमंत्री जी द्वारा किए गए कार्य जिससे समाज को लाभ मिला और एक बेहतर दिशा की तरफ मूव किया। अब आते हैं आपके जो एक्टिविज़म है उस पे, जिस वर्ग से आते हैं, जिस वर्ग के लिए आप काम करते हैं। पर्टिकुलरली आज बिहार से निकल के पूरे देश में फैल रहा है जो भी मर्ज, उसको लेके आप 1 दशक का मूल्यांकन दर्शकों को बताइए कि आप कितना इसमें सफल हुए हैं और आपको किस किस मुद्दे पे और काम करने की ज़रूरत है, ताकि जिन लोगों के लिए जितने अपनी योजनाएं गिनाई वो लोग और इफ़ेक्टिव हो सकें। कहने का मतलब ये है कि वो सरकार की नीतियों को समझ सकें और वोट देते समय उनको ये पता चले कि हम सच में हमारा रहबर कौन है। देखिए, हम लोग दारुल हरब में रह रहे हैं, दारुस्सलाम में हम लोग नहीं रहते हैं। और यहाँ के अल्पसंख्यक समाज को इस हकीकत से रूबरू होना पड़ेगा, इसको आत्मसात करना पड़ेगा। जी, जैसे कि आपको बताया मैंने कि ये जमहूरी निज़ाम चल रहा है, हम लोग दारुल अमन में रह रहे हैं कि यहाँ पर सरकार ने, और जो पसमानदा एक्टिविज़म की बात है, सबसे पहले फिर बात वहीं आती है कि इसको समर्थन में सबसे पहले अगर किसी ने काम किया तो नीतीश कुमार जी ने ही इस आंदोलन को तरजीह दी, इसको समझा और इनके लोगों के लिए काम किया और निरंतर ये काम कर रहे हैं। और इस जो पसमानदा एक्टिविज़म है, पसमानदा एक्टिविज़म में कुछ लोगों को लगता है कि ये हमारे खिलाफ़ है, पर ये हमारे खिलाफ़, इनके खिलाफ़ नहीं है, किसी के खिलाफ़ नहीं है। अगर मुझे मेरे हाथ में दर्द है और मैं कराह रहा हूँ, तो जो लोग भी जो हैं इससे समझते हैं कि ये मेरे खिलाफ़ है, उनको ये नहीं समझना चाहिए, मेरे हाथ का इलाज कराना चाहिए कि मेरा दर्द कम हो सके। ये नहीं कि मुझे उंगली दिखा करके चुप कराने की कोशिश की जाए। अक्सर ऐसा ही होता है कि कुछ लोग समझते हैं कि पसमानदा आंदोलन उनका ये ख़राब आंदोलन है, मेरे खिलाफ़ आंदोलन है, पर ये ऐसा नहीं है। हमको तो भूख लगी है, हम अपना भूख मिटाना चाहते हैं, हमारे पास बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, हम अपने बुनियादी सुविधाओं को हासिल करना चाहते हैं। और इसमें किसी को ऐसा लगता है कि हमारे खिलाफ़ है तो वो गलत सोचते हैं। इसमें तो हमारा सहयोग करना चाहिए एक स्वस्थ समाज के लिए। जैसे शरीर है और एक टांग में पोलियो हो तो मुकम्मल शरीर नहीं हो सकता है, स्वस्थ शरीर नहीं हो सकता है। टांग को ठीक करेंगे तब आदमी स्वस्थ हो जाएगा, वो ठीक से चलेगा। उसी तरह से पसमानदा समाज बहुत पिछड़ा हुआ समाज है। एक ऐसे प्रदेश में बैठे हुए हैं, एक ऐसी धरती पे जिस धरती पे पसमानदा एज ए पॉलिटिकल आइडेंटिटी के रूप में जन्म 1978 में कर्पूरी ठाकुर ने कर दिया था, उसके बीज बो दिया था। जब उन्होंने पिछड़ा अति पिछड़ा किया तो अति पिछड़ा में तमाम पसमानदा मुस्लिम की जो जातियां थी उसको उन्होंने शामिल किया। वो तो एक्नॉलेज अब शुरू हुआ है ना। तो जब पहले से बैकग्राउंड बनी हुई थी, मैं ऐसे ही एक ओपिनियन आपका जानना चाह रहा हूँ कि जब ओपिनियन बनी हुई थी, जब उनको फ़ायदे मिल रहे थे, वो आइडेंटिफाइड थे पहले से कि ये लोग एक नहीं हैं,
मतलब ये वंचित है या ये पिछड़े हैं, इसलिए इनको आरक्षण दिया जाता है। तो क्या आरक्षण को लेके भी अशराफ तबका इस तरीके से कोई फतवे देता है या कुछ फब्तियाँ कसता है क्या, जिस तरीके से आंदोलन को लेके करता है? ऐसे इन दर्शकों की एक क्यूरियोसिटी हो सकती है, इसलिए आपसे ये सवाल किया। देखिए, जब ग्राउंड पे जाते हैं तो इस तरह की घटनाएं मिलती हैं। जैसे मैं ही जिला परिषद का एक चुनाव लड़ रहा था, उसमें कुछ लोगों से द्वारा ये कहा गया कि ये जुल्हा है, एक बार जीता है दूसरी बार जीत जाएगा तो नेता हो जाएगा। इस तरह की बात सुनने में आती रहती है। आमतौर पे लोग हाथ मिलाते हैं, सब कुछ के बातें चित कौन से चुनाव आप जीते थे? जिला परिषद का चुनाव। तो उस चुनाव में इस तरह की होती है, और आम तौर पे भी जब लोगों से मुलाकात होती है, हालांकि यहाँ तक कि खाना पीना साथ में होता है, जैसे वहाँ से आदमी निकलता है फिर वही बात आ जाती है। मतलब आपको मैं कुछ कहावतों का मिसाल देना चाहता हूँ। दीजिए। कि खेत खाए गदहा, मार खाए जोलाहा, गगरी अनाज भइल जोलहन के राज भइल, 12 बरस तब कनी जोलाहा भतार कनी, या तीसी के खेत में तैरे जोलाहा। इस तरह की स्थिति मतलब लोग कहते हैं। और जब भी चुनाव, पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आता है, कहीं कहीं इस तरह का माहौल मिलता है कि किसी दूसरे शख्स को लोग वोट दे देते हैं पर उस शख्स को नहीं देते हैं। ये तो नीतीश कुमार जी का और कर्पूरी ठाकुर जी का जो किया हुआ है, और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत में कर दिया कि कुछ लोग जो है तादाद में जीत करके आ जाते हैं, मुखिया बन जाते हैं, सरपंच बन जाते हैं, जिला परिषद बन जाते हैं, यहाँ तक के ब्लॉक प्रमुख बन जाते हैं, जिला परिषद के चेयरमैन बन जाते हैं। ये जो अभी आपने बात कही कि किसी और को दे देंगे लेकिन जुल्हा को वोट नहीं देंगे, तो ये नहीं, सिर्फ जोल्हा से मुराद नहीं है, मतलब बता किसी रहे पिछड़े हैं को कि नहीं उसमें देंगे। राइन भी है। हाँ। राइन समाज भी है जिसको कुंजड़ा आम भाषा में कहा जाता है। आप धुनिया समाज को भी है जो मंसूरी कहा जाता है। इस तरह के और बिरादरियाँ हैं, जैसे हाशमी जी डफाली बिरादरी है, चूड़ियार बिरादरी है, चीक बिरादरी है, नट बिरादरी है, बक्को बिरादरी है, पंवरिया बिरादरी है। तो इस तरह से मतलब उनके साथ भेदभाव होता है। और इसमें जो राजनैतिक और सामाजिक चेतना की समाज में भी कमी है। अगर ये समाज चेतनशील हो जाए और इसको अपने आप को मजबूत कर ले तो परिणाम और भी बेहतर हो सकता है। थोड़ा सा आपको बीच में रोकना चाहूँगा इसमें, चूँकि आप अभी बता रहे थे कि इन तमाम सारी जातियों को जो आप गिना रहे थे कि इसको लोग वोट नहीं देना चाहते हैं, खास करके एक तबका जिसको इसके जीतने से दिक्कत है। सीधी सी बात है कि उसके राजनीतिक जो शेयर है उस पर बाटा लग जाएगा, यही बात है शायद। तो ये जब इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन, इस तरीके की जब मुहामुही जब बातें चलती हैं, तो क्या सूबे की जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो सामाजिक न्याय की बात करती है, वो इसको अपने एजेंडे में क्यों नहीं शामिल की अभी तक? उसके पीछे आप किन चीज़ों को जिम्मेवार मानते हैं? देखिए कि हर पार्टी में, कुछ इस तरह की पार्टियों में, कुछ सामाजिक न्याय की पार्टियों की बात कर रहा हूं। सामाजिक न्याय की पार्टियों में जो शीर्ष नेतृत्व में जो है अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, वो लोग इस विमर्श पे बात ही नहीं करना चाहते हैं, या कोई बात भी करना चाहता है तो वो साजिश करके उसको रोक देना चाहते हैं। और जो उस सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों का नेतृत्व है, सब कुछ समझते हुए उनसे डरता है, उनके अदारों से डरता है, और उनकी जो फॉलोअरशिप है उससे डरता है कि ये समाज को इन्फ्लुएंस करते हैं, समाज को डाइवर्ट करते हैं, इसलिए इन मुद्दों पे बात करना नहीं चाहता है। और कुछ लोग तो जानबूझ करके अनजान बने रहते हैं, और ये समाज इस तरह से, पसमानदा समाज जो है, वंचित रहता है। उस हिसाब से ना उसको टिकट दिया जाता है, ना उसके हिसाब से उसको कहीं बोर्ड, निगम या और अपर हाउस, लोअर हाउस में भेजा जाता है। ये सब सारी बातें हैं।